सो लेट्स गो। सर्जरी का एक मस्त छोटा सा एक रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट टॉपिक क्या है? फर्स्ट टॉपिक है अपना ब्रेस्ट में जो टॉपिक्स हार्ड थे, जो मैं भूल रहा था बार बार, वो अपन ने इधर लिख दिया। तो देखो ब्रेस्ट के अंदर क्या सीन है। कुछ ड्रग्स है जैसे टैमोक्सिफेन, ये क्या है? सेरोटोनिन सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर है। लेट्रोजोल, ट्रास्टोजुमाब, ये सारे क्या है? हार्मोनल है, हार्मोनल ड्रग है जो अपन ब्रेस्ट कैंसर में यूज़ करते हैं। फिर सिंपल मेस्टेक्टोमी में सिंपली अपन पूरा ब्रेस्ट काट के निकाल देते हैं। सिंपल मेस्टेक्टोमी इसको बोलते हैं। हाल्स्टेड रेडिकल मेस्टेक्टोमी में सब निकाल दो, जो दिख रहा है सब वहाँ से निकाल देना है, कुछ नहीं छोड़ना है। इसको बोलते हैं हाल्स्टेड रेडिकल मेस्टेक्टोमी। लेकिन इसके फिर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते थे, तो लोग ने नया ऑपरेशन निकाला, इसको नाम दे दिया मॉडिफाइड रेडिकल मेस्टेक्टोमी। मॉडिफाइड रेडिकल मेस्टेक्टोमी में लोग ने दो तरह से डिवाइड कर दिया है। एक क्या बोलता है? स्केंटन्स नहीं तो पेटेस मेथड है, नहीं तो एक है ऑस्टिन क्लॉस है। तो देखो दोनों की इसमें डिफरेंस क्या है। अभी जैसे मान लो ये ब्रेस्ट है, हाँ, ब्रेस्ट के पीछे क्या होता है? अपना पेक्टोरलिस मेजर एंड पेक्टोरलिस माइनर होता है। तो जो पेक्टोरलिस माइनर जो मसल है अपना, पेक्टोरलिस माइनर, पेटे बोलता है कि इसको पूरा काट के, पेक्टोरलिस माइनर को पूरा काट के निकाल दो। लेकिन ऑस्टिन क्लॉस भैया क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं नहीं, काटो मत, ये जो अपना मसल है ना, ये बहुत काम की चीज़ है, इसको रिट्रैक्ट कर दो साइड में, और यहाँ लिम्फ नोड है तो उसको निकाल लो। तो ये अपना बोलते हैं ऑस्टिन क्लॉस। फिर ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी फॉलोड बाय रेडिएशन, ये हम लोग करते हैं किसमें? अर्ली ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी एंड फॉलोड बाय रेडिएशन, ये हम लोग कब करते हैं? अर्ली स्टेजेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर में हम लोग ये करते हैं, है ना। जैसे 1A, स्टेज 1, स्टेज 2A, तो उसमें हम लोग करते हैं। फिर डीप इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक परफोरेटर एंड ट्रैम बोले तो ट्रांसवर्स रेक्टस एब्डोमिनिस मायोक्यूटेनियस, ये दो फ्लैप है जो अपन यूज़ करते हैं ब्रेस्ट रिकन्स्ट्रक्शन के अंदर, हाँ। तो उसमें अपना बेस्ट कौन सा है? DIEP, मतलब डीप इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक परफोरेटर। लेकिन मोस्ट कॉमनली यूज़ क्या करते हैं? ट्रैम, क्योंकि ईजी होता है। जैसा ट्रांसवर्स रेक्टस एब्डोमिनिस मायोक्यूटेनियस, रेक्टस बोले तो अपने एब्डोमिन से, एंड डीप इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक परफोरेटर। तो ये बेस्ट है, बट इतना है। ब्रेस्ट का मेटास्टेसिस कैसे होता है? मेटास्टेसिस लंबर वर्टिब्रा में होता है। लंबर और थोरेसिक ज़्यादा कॉमन क्या है? लंबर। कौन किससे होता है? बेट्सन प्लेक्सिस से होता है। एंड ऑस्टियोक्लास्टिक लीजन होता है। ऑस्टियोक्लास्टिक मतलब ये बोन के ऑस्टियोक्लास्ट को एक्टिवेट करता है। तो ऑस्टियोक्लास्ट क्या करता है? बोन के डिस्ट्रक्शन, तो इसको बोलते हैं ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी। ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी कहाँ पे देखने मिलते हैं? प्रोस्टेट कैंसर में। प्रोस्टेट कैंसर मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रोस्टेट कैंसर क्या करता है? लंबर वर्टिब्रा में जाता है, किसके थ्रू? वो भी बेट्सन प्लेक्सिस के थ्रू जाता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ऑस्टियोक्लास्टिक नहीं, ऑस्टियोब्लास्टिक हो जाता है उसका, ठीक है। इतना समझ में आया? इजी, लेट्स गो। फिर पॉपकॉर्न कैल्सिफिकेशन कहाँ दिखता है? सीरीज ऑफ फाइब्रोएडेनोमा में, है ना। यंग एडल्ट गर्ल, उसके ब्रेस्ट में एक लम्ब दिखता है माउजी, जो कि उछलता रहता है साइड में, कहीं भी जा सकता है ना, मूवेबल होता है, उसको माउजी बोलते हैं ना, इधर उधर उछलता है, उसको बोलते हैं पॉपकॉर्न कैल्सिफिकेशन। ये मोस्टली मैलिग्नेंट कंडीशन नहीं है, पेशेंट को फॉलोअप में रखा जाता है बस। एंटलर साइन बोले तो डिफ्यूज फाइब्रस टिश्यू। अब एंटलर साइन यदि आपको देखना हो तो देखो, ये क्या है? ये देखो, ये क्या है? फाइब्रोसिस है, डिफ्यूज फाइब्रोसिस हो गया। देखो पिंक है, सारे डिफ्यूज फाइब्रोसिस है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटलर साइन। ये हो गया अपना एंटलर साइन, समझ गया। बायरेट स्कोरिंग मतलब ब्रेस्ट इमेजिंग रिपोर्टिंग एंड डाटा सिस्टम। इसके बारे में ये देखो, बहुत पूरा एक पेज का टेबल है बड़ा सा, तो उतना याद करने से अच्छा ये इसमें से क्वेश्चन आया था कि फाइब्रोएडिनोमा का बायरेट स्कोर क्या है? तो 2 याद रखो इसको बस। मेस्टेल्जिया बोले तो ब्रेस्ट पेन। तो इसके एक होते हैं साइक्लिकल, एक होता है नॉन साइक्लिकल। तो साइक्लिकल बोले तो एसोसिएटेड मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ जो एसोसिएटेड हो कौन सा? फाइब्रोएडिनोसिस। पेशेंट में दिया रहेगा, पेशेंट रिप्रोडक्टिव एज में है, और उसके ड्यूरिंग हर मेंस्ट्रुअल साइकिल
ब्लीडिंग फेज में उसके ब्रेस्ट में पेन होता है, फिर उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फाइब्रोडिनोसिस। लेकिन वही यदि नॉन साइक्लर हो, जिसके मतलब मेंस्ट्रुएशन से कोई लेना देना ना हो, तो उसमें हो सकता है पेशेंट को क्या हो, सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। इसमें हम लोग ब्रेस्ट के अंदर स्ट्रिंग जैसे वेन्स दिखेंगे, जो कि जिसे वेरिकोस वेन में दिखते हैं, उसको बोलते हैं सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, मॉन्डोर्स डिजीज़ बोलते हैं, मॉन्डोर्स। फिर है पोलैंड सिंड्रोम। पोलैंड सिंड्रोम बोले तो क्या है, पोलैंड सिंड्रोम में क्या होता है, अमेस्टिया मतलब ब्रेस्ट एब्सेंस है एंड एब्सेंस ऑफ पेक्टोरलिस मेजर। इसका फोटो यदि देखना हो तो देखो ये रहा, अमेस्टिया एंड यहाँ पे जो पेक्टोरलिस माइनर का एक मसल जो है वो भी एब्सेंट है यहाँ पे। साथ ही में देखो अमेस्टिया भी देख लो बगल में, अमेस्टिया में क्या है, यहाँ पे तो ब्रेस्ट ही नहीं है। अथिलिया में यहाँ पे निप्पल नहीं है, अथिलिया हो गया। पॉलीथिलिया में देखो निप्पल ही निप्पल है हर जगह, है ना। तो ये हो गए डिफ्रेंशिएट। फिर पेरिडक्टल मेस्टाइटिस। पेरिडक्टल मेस्टाइटिस को हम लोग बोलते हैं ज़ुस्का डिजीज़, याद रख लो। पेरिडक्टल मेस्टाइटिस को ज़ुस्का डिजीज़ बोलते हैं। फिर हार्ड फिट प्रोसीजर। हार्ड फिट प्रोसीजर का क्या होता है, कोनिकल एक्सcision ऑफ लेक्टिफरस डक्ट। कोनिकल एक्सcision ऑफ लेक्टिफरस, फॉर एग्जांपल ये ब्रेस्ट है ना, ब्रेस्ट के अंदर क्या होता है, इधर लोबल्स होते हैं, फिर यहाँ पे लेक्टिफरस डक्ट होते हैं, और यहाँ पे क्या होता है अपना निप्पल। तो ऐसे बहुत सारे डक्ट्स होते हैं, बहुत सारे डक्ट होते हैं। तो यही डक्ट में यदि यहाँ पे डायलेटेशन हो जाए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डक्टल एक्टेजिया। अब ये डक्टल एक्टेजिया की वजह से यहाँ पे ना ये जमा होने लगता है, मिल्क या कोई भी सेक्रेशन आके जमा होने लगेगा, और जमा होने की वजह से यहाँ पे क्या कर देगा, इन्फेक्शन कर सकता है। और यहाँ से फिर जो निप्पल से जो डिस्चार्ज होगा वो कैसा होगा, ग्रीनिश होगा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, अंदर इतना पर्टिकुलर डक्ट को निकालना होता है अपने को, तो क्या करते हैं, नहीं उतना पर्टिकुलर नहीं, उसको तो माइक्रो डक्टेक्टोमी ऐसा कुछ बोलते हैं, माइक्रो वाले। लेकिन इसमें अब जैसे ग्रीनिश डिस्चार्ज आ रहा है, डक्ट एक्टेजिया हो गया बहुत सारे इसके अंदर, तो इसके अंदर हम लोग एक कोनिकल एक्सcision करके इतना पूरा डक्ट वाला निकाल लेते, तो इसको हम लोग बोलते हैं हार्ड फिड हेड फिड प्रोसीजर। इसमें कोनिकल एक्सcision ऑफ लेक्टिफरस डक्ट। अब नेक्स्ट टॉपिक अपना थायराइड। थायराइड में सिस्टंग ऑपरेशन किस में किया जाता है, थायरोग्लोसल सिस्ट। इजी सिस्टंग ऑपरेशन थायरोग्लोसल सिस्ट। अपना जो टंग होता है, टंग के बैक साइड में फोरामेन सिकम होता है, वहाँ से एम्ब्रियोलॉजिकली थायराइड डेवलप होकर अपना नेक में आता है, तो एक ट्रैक बन जाती है, अपने अंदर ऑब्लेट हो जाती है। कुछ पेशेंट में ऑब्लेट नहीं हो पाती, तो उसके अंदर हो जाता है लोग को सिस्ट। कौन सा सिस्ट, थायरोग्लोसल सिस्ट। तो उसको कभी कभी हम लोग मिड लाइन नेक स्वेलिंग के साथ पेशेंट आता है, हम लोग को लगता है एब्सेस है, उसको पंचर कर देते हैं, एब्सेस ड्रेन कर लेते हैं, लेकिन फिर पता चलता है कि वहाँ पे फिस्टुला फॉर्म हो गया, क्योंकि फोरामेन सिकम में ऑलरेडी एक ओपनिंग था, बाहर भी एक ओपनिंग बन गया। तो अब ये इट इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ पेपिलरी थायराइड कैंसर। तो वो प्रिवेंट करने के लिए हम लोग को सिस्टम ऑपरेशन करना पड़ता है। सिस्टम ऑपरेशन में हम लोग पूरा सिस्ट निकालते हैं, प्लस हार्ड बोन को बीच से काट देते, क्योंकि ये वहीं से पास होता है। मोस्ट कॉमन लोकेशन ऑफ थायराइडोसिस इज सबहायोड। पेम्बर्टस एंड में पेशेंट में मान लो गॉइटर है, बड़ा सा थायराइड है उसका, या थायराइड का कैंसर है, तो सीधी सी बात है, बड़ा सा थायराइड है तो नेक के अंदर तो स्पेसिफिक जगह फिक्स जगह है ना, उससे ज़्यादा तो फैलेगा नहीं। तो लेकिन थायराइड जब फैलेगा तो बाकी के स्ट्रक्चर को दबा देगा, तो इसकी वजह से वहाँ से कैरोटिड और जुगुलर वेन होती है वो भी दब जाती है, दबने के चांसेस हो जाते हैं। तो फिर जब पेशेंट को हम लोग बोलेंगे दोनों हाथ ऊपर करने, तो जब वो पेशेंट दोनों हाथ ऊपर करेगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसके फेस में ब्लड जमा हो जाएगा, तो डिस्कलरेशन हो जाएगा उसके फेस का। ऑन बायलेटरल हैंड एलिवेशन फेशियल प्लेथोरा इज सेम। प्लेथोरा मतलब कि ज़्यादा ब्लड एक्यूमुलेशन होगा। फिर आयोडीन 123, आयोडीन 131, आयोडीन 127। आयोडीन 131 डायग्नोसिस के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, है ना, यूज़ फॉर स्कैनिंग। 123 को स्कैनिंग के लिए, 131 को हम लोग यूज़ करते हैं इट इमिट्स बीटा रेज, तो हम लोग इसको थायराइड एवुलेशन के लिए यूज़ करेंगे। 127 यूज़ फॉर प्रोस्टेट कैंसर। मोस्ट कॉमन थायराइड कैंसर इन आयोडीन डिफिशियंसी एरिया इज फॉलिकुलर थायराइड कैंसर। फॉलिकुलर थायराइड कैंसर याद रखना, वन लाइनर है। FNAC कैनॉट डिफरेंशिएट बिटवीन फॉलिकुलर, FNAC कैनॉट डिफरेंशिएट बिटवीन फॉलिकुलर थायराइड। अब देखो हम लोग FNAC से क्या करते हैं, सारे कैंसर को डिटेक्ट करने का वन ऑफ द तरीका ये, वन ऑफ द डायग्नोस्टिक है। तो FNAC लेकिन हम लोग करते हैं, बट फॉलिकुलर थायराइड कैंसर में नहीं करते। क्यों? क्योंकि फॉलिकुलर या तो कैंसर भी हो सकता है, एडिनोमा भी हो सकता है, हम लोग को कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए हम लोग उसमें ट्रू कट बायोप्सी करते हैं। ये लिमिटेशन है FNAC का।
ट्यूमर मार्कर फॉर थायराइड कैंसर का ट्यूमर मार्कर क्या है? बेस्ट सीरम थायरोग्लोबुलिन। लेकिन मेडुलरी थायराइड कैंसर का सीधी सी बात है, थायराइड मेडुलरी कैंसर कहाँ से राइज होता है? पैराफोलिकुलर सेल। पैराफोलिकुलर सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? कैल्सिटोनिन। तो इसका मार्कर क्या हो जाएगा? कैल्सिटोनिन। हार्टली डनेल प्रोसीजर क्या है? एक तरह का ये थायरॉयडेक्टोमी का एक सर्जरी है। हार्टली डनेल प्रोसीजर इट्स ए नियर टोटल थायरॉयडेक्टोमी। इसमें 1 से 4 ग्राम सेव करते हैं, सब टोटल में 5 से 8 ग्राम सेव करते हैं। और कौन से तरीके थायरॉयडेक्टोमी के? देखो, लोबेक्टोमी जिसमें एक लोब निकालते हैं, हेमी थायरॉयडेक्टोमी इसमें मतलब लोब प्लस स्टमक दोनों निकालते हैं। सब टोटल में 5 से 8 ग्राम छोड़ देते, टोटल में तो पूरा छोड़ देते। और हार्टली डनेल में 1 से 4 ग्राम छोड़ देते। तो 1 से 4 ग्राम छोड़ना है, सब टोटल में 5 से 8 ग्राम छोड़ना है। फिर चोस्टेक्साइन और ट्रोस्टेक्साइन। चोस्टेक्साइन ये हम लोग को देखने मिलता है अपना मेडुलरी थायराइड कैंसर में। मेडुलरी थायराइड कैंसर क्या प्रोड्यूस करता है? कैल्सिटोनिन। कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज करेगा। तो इसकी वजह से जब हम लोग पेशेंट के फेस पे एक उंगली से टैप करेंगे तो टैप करने की वजह से उसके फेशियल मसल में ट्विचिंग दिखेगा। और ट्रोस्टेक्साइन बोले तो कार्पोपिडल स्पाज्म, उसके हाथ पैर के पंजों में स्पाज्म दिखेगा, क्योंकि कैल्शियम का लेना देना होता है लोग के साथ। अब देखो, इसमें मैंने लिखा है, इसमें जो लिखा है वो तू भूलता है, तो इसको अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाना। एंड पूरी सर्जरी का निचोड़ है यहाँ से, पूरा यहाँ से मतलब पिछला पेज भी था। वेस्कुलर सर्जरी का देखो क्या है। वेस्कुलर सर्जरी में पेशेंट आया, हाँ, उसके पैर में जब वो चलता है तो बोलता है कि मेरे काफ में या पैर में लोअर लेग में पेन होता है। तो और उसका एज भी देखो क्या है, 50, 55, 60 है। तो रिस्क ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस तो है ही ऑलरेडी एज, और इंडियन पॉपुलेशन है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? ABPI बोले तो एंकल ब्रैकियल प्लेक्सिस इंडेक्स। एंकल ब्रैकियल प्लेक्सिस इंडेक्स नॉर्मल कितना? 0.9 से 1.3। यदि 0.9 से कम हो जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन, मतलब कि वहाँ पे ब्लॉकेज है, चलने पे उसको दर्द होता है। 0.5 से कम हो जाए बोले तो रेस्ट पे पेन होने लगा। 0.5 से यदि ABPI कम हो जाए तो उसको रेस्ट पे भी पेन होगा। और 0.3 से कम हो जाए तो उसको मतलब इस्चीमिया हो सकता है, आगे ब्लड नहीं जाएगा तो इस्चीमिया हो जाएगा, फिर गैंग्रीन। फिर फोगाटिस कैथेटर हम लोग यूज़ करते हैं एंजियोप्लास्टी में। एंजियोप्लास्टी बोले तो जो भी एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक को बलूनी डायलेटेशन नहीं तो वहाँ पे खोलने के लिए हम लोग जो कैथेटर यूज़ करते हैं उसका नाम है फोगाटिस कैथेटर। इमेज में क्वेश्चन में आ सकता है। बाईपास ग्राफ्ट कौन से यूज़ करते हैं हम लोग? इसके अंदर यदि किसी के भी एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाए लोअर लेग के आर्टरीज में, तो इसमें बाईपास के लिए हम लोग ऑटोलॉगस मतलब खुद के बॉडी से निकालते हैं। कौन सा? LIMA मतलब लेटरल इंटरनल मेमिलरी आर्टरी, नहीं तो लेफ्ट इंटरनल मेमोरी आर्टरी, नहीं तो राइट इंटरनल मेमोरी आर्टरी। फिर यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो सिंथेटिक में हम लोग डेक्रोन का एक ब्लड वेसल जैसा आता है, डेक्रोन आता है, उसको हम लोग ब्लड वेसल बना के यूज़ कर सकते हैं। बर्जेस डिजीज़ देखो, एथेरोस्क्लेरोसिस ओल्ड एज में सेम चीज़। ओल्ड एज वाली स्थिति यदि यंग पेशेंट में बन जाए, 40-45 साल के पेशेंट में बन जाए, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं, इसको हो सकता है बर्जर डिजीज़। प्लस उसके साथ में क्या होना चाहिए? स्मोकिंग हिस्ट्री। तो देखो, इन लोग ने क्राइटेरिया रख दिया है, ऑलियर्स क्राइटेरिया। इसके अंदर एज कितना होना चाहिए? 40 से 45, पेशेंट स्मोक करना चाहिए, एंड साइंस ऑफ डिस्टल इस्चेमिया दिखना चाहिए। यदि ये तीनों दिख रहा है उसको हम लोग ओलेरीज क्राइटेरिया के थ्रू बोल सकते हैं कि हाँ भाई बर्जर डिजीज़ हो सकता है पेशेंट को। लिरिक सिंड्रोम में क्या होता है? एओर्टा जहाँ पे बाइफरकेट करता है, यहाँ पे यदि कुछ ब्लॉक बन जाए तो सीधी सी बात है नीचे ब्लड जाएगा नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है? ग्लूटियस मैक्सिमस ये सब होता है, तो यहाँ पे दर्द होगा, लोअर लेग में भी पेन होगा, उसको लिरिक सिंड्रोम बोलते हैं हम लोग। फिर स्टैनफोर्ड क्राइटेरिया क्या होता है? ये एब्डोमिनल एओर्टा है, उसके अंदर यदि वही हाई ब्लड प्रेशर की वजह से यदि टीयर हो जाए तो क्या होता है? एओर्टिक डाइसेक्शन। तो स्टैनफोर्ड क्राइटेरिया A एंड B दो तरह के। A में क्या होता है? असेंडिंग एओर्टा प्लस डिसेंडिंग एओर्टा इज इन्वॉल्व। A में असेंडिंग एंड डिसेंडिंग एओर्टा, मतलब असेंडिंग एंड डिसेंडिंग एओर्टा दोनों इन्वॉल्व होते हैं। B में डिसेंडिंग एओर्टा इज इन्वॉल्व, B में सिर्फ ये डिसेंडिंग एओर्टा इज इन्वॉल्व। फिर DVT, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, इसमें देखो ये हम लोग सेकेंड ईयर से पढ़ते हैं। विर्कोस्ट्राइड में होता क्या? थ्रोम्बोसिस बनने का कारण क्या है? देखो, एंडोथेलियल सेल इंजरी हो जाए, स्टेसिस हो जाए, ब्लड जमा होने लगे, या हाइपर कोगुलेशन हो जाए, तो इसकी वजह से विर्कोस्ट्राइड होता है। फिर होमेन साइन क्या होता है? यदि हमने पेशेंट के पैर को लिया और उसके
काफ उसके फुट को पकड़ के डॉर्सिफ्लेक्शन किया, मतलब काफ को फुट को अपने नी की तरफ फ्लेक्स किया, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, डॉर्सिफ्लेक्शन ऑफ फुट। तो जब ऐसा करेंगे तो उसके काफ में जो है बहुत सारा पेन होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं होमन साइन। लेकिन मोसेस साइन में क्या होता है, यदि हम उसके पेन इन द काफ ऑन प्रेसिंग, जब उसके काफ को हम दबाएंगे तभी उसको पेन हो जाएगा काफ के अंदर, मतलब पैर के पीछे क्या होता है, काफ होता है ना वहाँ पे, तो उसको हम लोग बोलते हैं मोसेस साइन और इसको बोलते हैं होमन साइन। CEAP क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, इटियोलॉजी, एनाटॉमिकल, पैथोफिजियोलॉजी, मेरे को भी नहीं पता क्या। क्लासिफिकेशन यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ वेरिकोस वेन। ओके, तो ये CEAP एक क्लासिफिकेशन है यूज फॉर वेरिकोस वेन, डायग्नोस को वेरिकोस वेन के डायग्नोसिस में हेल्प करता है। फिर इन्वर्टेड शैम्पेन बॉटल अपीयरेंस। इन्वर्टेड शैम्पेन बॉटल अपीयरेंस कैसे दिखेगा, ऐसा दिखेगा ना, इन्वर्टेड शैम्पेन बॉटल अपीयरेंस। तो ये हम लोगों को कहाँ पे दिखता है, लाइपोडर्मेटोस्क्लेरोसिस, हेरेटोलस, लाइपोडर्मेटोस्क्लेरोसिस। फिर स्टीवर्ट-ट्रेविस सिंड्रोम, ये कहाँ दिखता है, लिम्फेंजियोसार्कोमा। अब देखो इसका थोड़ा सा कंसेप्ट है स्टीवर्ट-ट्रेविस सिंड्रोम का। जब ब्रेस्ट कैंसर होता है, हाँ मान लो इसमें ब्रेस्ट कैंसर था, तो हम लोग एक्सिलरी लिम्फ नोड भी निकाल देते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अपना हाथ होता है, तो जब एक्सिलरी लिम्फ नोड एकदम पूरा यहाँ से निकाल लेते हैं तो यहाँ से लिम्फेटिक ड्रेनेज नहीं हो पाता है, तो लिम्फ क्या होगा, हाथ में जमा होने लगेगा, और फिर आगे 5 साल 10 साल बाद में हम लोग को पता चलेगा कि वहाँ पे कैंसर हो गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं लिम्फेंजियोसार्कोमा, इसको इसी का दूसरा नाम है स्टीवर्ट-ट्रेविस सिंड्रोम। फिर आगे एक मिनट इसको रफ कर देता हूँ। आगे हमारा इसोफेगस ख़त्म, क्या हो गया, वेस्कुलर सर्जरी ख़त्म, इसोफेगस स्टार्ट हो गया, है ना। इसोफेगस बहुत ये सेक्सी टॉपिक है। पहला क्या है, इसोफेजियल अट्रेजिया, सो एसोसिएटेड विद बैक्टीरियल, है ना, बैक्टीरियल बोले तो चलो देख लेते हैं। थायराइड हो गया अपना, थायराइड हो गया, वेस्कुलर सर्जरी हो गया, एनोरिज्म ये सब हो गया, ये भी हो गया है, वेरिकोज वेन भी हो गया है, GIT सर्जरी में, हाँ वेक्टरल, देखो ये रहा वेक्टरल, VACTERL, वेक्टरल। सो वी बोले तो वर्टिब्रल डिफेक्ट, ये प्रीवियस क्वेश्चन है भाई, ध्यान से। वर्टिब्रल डिफेक्ट, A से एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन, C से कार्डियक एनोमैलिटी, है ना, TE से ट्रैकियोएसोफेगल फिस्टुला, R से रेक्टल अजेनेसिस एंड L से लिम्ब डिफेक्ट। ये सारे डिफेक्ट वेक्टरल में हो सकते हैं जो कि ओसोफेगल एट्रेजिया के साथ में एसोसिएटेड होंगे। तो टाइप A B C D E, इसमें C जो है मोस्ट कॉमन है, ये क्या है, टाइप A B C D E क्या है, ये है TE, ट्रैकियोएसोफेगल फिस्टुला। इसमें क्या होता है टाइप A में, समझे, दोनों इसोफेगस कनेक्टेड नहीं है एक दूसरे से, और पीछे ट्रैकिया तो है ही अपना, ये हो गया टाइप A। टाइप B में इसोफेगस जाके ट्रैकिया से अटैच है और डिस्टल इसोफेगस ऐसे, तो हो गया टाइप B। टाइप C में क्या है, टाइप C में ये इसोफेगस है, ये ट्रैकिया है, डिस्टल इसोफेगस जो है अब ट्रैकिया से कनेक्टेड है, डिस्टल, ये हो गया टाइप C। टाइप D में क्या होता है, प्रॉक्सिमल इसोफेगस, डिस्टल इसोफेगस दोनों ही ट्रैकिया से अटैच है लेकिन अलग अलग, जो कि टाइप D। टाइप E में क्या होता है, टाइप E में H बना दो, H, और देखो ये इसोफेगस है, ये ट्रैकिया है, दोनों देखो साथ में इससे, तो ये हो गया ABCD E, टाइप E। तो यही है यहाँ पे जो टाइप लिखा है ना, तो ये क्लासिफिकेशन, ये क्या है, ट्रैकियोएसोफेगल फिस्टुला के टाइप से। फिर कैमरॉन हेड सर्जरी क्या है, डन फॉर ट्रैकियोएसोफेगल फिस्टुला, लेकिन कौन से टाइप में, BCD-E में। ए में क्यों नहीं करते, ए में देखते, देखो ना ये क्या है, ओसोफेगस, ये ओसोफेगस है, ये टाइप ए है। सो ओसोफेगस क्या करेंगे, यहाँ से काटेंगे और यहाँ से काटेंगे और इस पर ला के एनास्टोमोस कर देंगे। तो इसमें अपने को तो पूरा कैमरॉन हाइट सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये जो B, C, D और E है, इसके अंदर हम लोग को करना पड़ता है ऑपरेशन। फिर डेमिस्टर स्कोर का क्या फंक्शन है, क्या रोल है, यदि डेमिस्टर स्कोर मोर देन 14.7 आया तो इट इंडिकेट्स GERD,
GERD का इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है? 24 आवर्स पीएच मॉनिटरिंग, इसमें हम लोग एंडोस्कोपी करके भी देख सकते हैं, लेकिन वो डायग्नोस्टिक नहीं है। डायग्नोस्टिक कौन सा है? डायग्नोस्टिक कौन सा? 24 आवर पीएच मॉनिटरिंग। फिर हम लोग GERD को डायग्नोस करने के लिए डिमेस्टर स्कोर यूज़ करते हैं। यदि वो स्कोर मोर देन 14.7 से ज़्यादा आ गया तो हम लोग डायग्नोस कर देते कि हाँ भाई GERD है। और इसके अंदर GERD के अंदर पता है अपने को निसल फंडोप्लाइकेशन है ना, मतलब वो स्टमक के ऊपरी पार्ट को एसोफेगस के चारों तरफ से 60 डिग्री करके क्या कर देते, वहाँ पे गांठ मार देते। ठीक है, अब देखो ऑसोफेगल, यदि किसी को ऑसोफेगस का कैंसर हो जाए तो ऑसोफेगस के कैंसर, देखो सबसे पहले एक बेसिक लेके चलते हैं। ऑसोफेगस के कैंसर, ऑसोफेगस में 3 जगह होते हैं, अपर, मिडल एंड लोअर। सो अपर, मिडल एंड लोअर। लोअर में पता है अपने को GERD की वजह से क्या होता है? एसिड रिफ्लक्स हो सकता है, उसकी वजह से वहाँ पे इंटेस्टिनल एपिथेलियल मेटाप्लाजिया हो सकता है, फिर मेटाप्लाजिया से डिस्प्लाजिया, फिर एनाप्लाजिया, फिर नियोप्लाजिया, फिर कैंसर। तो ऑसोफेगल कैंसर हो सकता है वहाँ पे, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? एडिनोकार्सिनोमा बोलेंगे, है ना, क्योंकि इंटेस्टिनल एपिथेलियल में जो कॉलमनर एपिथेलियम में वो बैरेट ऑसोफेगस कर देगा, तो फिर उसकी वजह से हो जाएगा। सेकेंड, यदि किसी को अकलेजिया कार्डिया है, अकलेजिया कार्डिया मतलब ऑसोफेगस से फूड नीचे नहीं आ पा रहा है स्टमक में, वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जा रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा? खाना वहाँ पे जमा रहने की वजह से मिडिल पार्ट ऑफ एसोफेगस के अंदर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होने के चांसेस है। ठीक है, तो अपने को इसके लिए अलग अलग जो ऑसोफेगस है, ऑसोफेगस के कितने पार्ट है? अपर, मिडल एंड लोअर। सो अपर के लिए जो ऑपरेशन हम लोग कर सकते हैं उसका नाम क्या दे दिया है? मैक्यूरन, मैकडी के नाम से याद रखो। मिडल वाले का नाम आइवर दे दिया, आइवर लीविस। मिडल एसोफेगस में कैंसर हो जाए। लोअर में ओरिंगर, लोअर ओरिंगर, देखो थोड़ा सा मैच कर रहा है, थोड़ा डालो। हाँ, और ऑसोफेगल कैंसर में हम लोग क्या करते हैं? वाइड लोकल एक्सीजन। ठीक है, क्या देते हैं? वाइड लोकल एक्सीजन। वाइड लोकल एक्सीजन में क्या होता है? प्रॉक्सिमली 10 सेंटीमीटर काट के निकालना, डिस्टली 5 सेंटीमीटर। ईजी, लेट्स गो। फिर है डॉल्मेंस प्रोसीजर, सबको पता है, जब से पैदा हुए सभी को पता है। डॉल्मेंस प्रोसीजर डिसेंकस डायवर्टिकुलम में करते हैं ना, उसके अंदर हम लोग जो भी सेप्टल वॉल होता है दोनों के बीच में, वॉल को फ्यूज़ कर देते हैं स्टेपलर के थ्रू, तो ये होगा डॉल्मेंस प्रोसीजर। निसन फंडोप्लाइकेशन, फ्लॉपी निसन फंडोप्लाइकेशन इज ऑल्सो डन एट हियाटल हर्निया। हियाटल हर्निया बोले तो जहाँ से ऑसोफेगस एब्डोमेन के अंदर एंटर करता है, यदि वहाँ से ऑसोफेगस खिसक के ऊपर चला जाए या स्टमक खिसक के पैरा ऑसोफेगल हर्निया जिसको बोलते हैं ना, पैरा हियाटल हर्निया, तो वो सब में हम लोग क्या कर सकते हैं? फिर से फंडोप्लाइकेशन कर सकते हैं, लेकिन फ्लॉपी, एकदम ज़ोरदार नहीं, थोड़ा सा लूज रहना चाहिए। फ्लॉपी सो दैट पेशेंट डू नॉट हैव गैस ब्लोटिंग एंड गैस्ट्रोएसोफेगल डिजीज़। फिर हियाटल हर्निया में टाइप 1 क्या है? स्लाइडिंग, मतलब इसमें अपने जो ऑसोफेगस है वही ऊपर नीचे होता है। एंड टाइप 2 क्या होता है? पैराइसोफेगल। इसमें क्या होता है? पैराइसोफेगल में जो अपना लोअर ऑसोफेगल स्पिंचर है वो तो अपनी जगह पे ही है। लोअर ऑसोफेगल स्पिंचर की जो पोजीशन होती है वो होती थोड़ी बहुत एब्डोमेन में, थोड़ी बहुत थोरैक्स में, वो अपनी जगह पे, लेकिन यहाँ से स्टमक निकल के बार बढ़ जाता है, उछल के चला जाता है थोरैक्स में, तो उसको हम लोग बोलते हैं टाइप 2 हियाटल हर्निया। नॉर्मली क्या होता है? लोअर एसोफेगस पिंचर 8 से 25 mm/G। अकलेजिया कार्डिया में यही जो प्रेशर है ये पहुंच जाता है अपना अप टू 25 to 100। एंड अकलेजिया बोले तो डिफेक्ट इन मायंटेरिक प्लेक्सिस, एंड मायंटेरिक प्लेक्सिस क्या करता है? मायंटेरिक प्लेक्सिस कॉन्स्ट्रक्शन ये सब करवाता है। सो वहाँ पे यदि नाइट्रिक ऑक्साइड, हाँ, और भी एक है कुछ, उनकी कमी हो जाए तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? अकलेजिया हो जाएगा, वो डायलेट नहीं करेगा लोअर एसोफेगल स्पिंचर। जब लोअर एसोफेगल स्पिंचर डायलेट नहीं करेगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? सीधी सी बात है, अकलेजिया हो जाएगा ना। अकलेजिया बोले तो डिफेक्ट इन मायंटेरिक प्लेक्सिस में डिफेक्ट होगा, तो अकलेजिया मतलब रिलैक्स नहीं होगा लोअर एसोफेगल स्पिंचर। फिर हेलर्स मायोटोमी एंड फ्लॉपी फंडोप्लाइकेशन डन फॉर अकलेजिया कार्डिया। हेलर्स मायोटोमी मतलब लोअर एसोफेगल स्पिंचर में छोटे छोटे कट दे दो मसल पे, जिसकी वजह से मसल खुल जाए, एंड फिर मसल खुल जाएगा तो GERD होने का चांसेस है, तो वहाँ पे फ्लॉपी फंडोप्लाइकेशन भी कर दो। मतलब जले पे नमक नहीं छिड़कना है, मतलब कि पहले तो मारो फिर उसके बाद में उसको सांत्वना दे दो। फिर है अपना मैकलस्ट्राइड क्या बोलते हैं भैया? मैकलस्ट्राइड बोलते हैं मैकलस्ट्राइड। इसमें क्या होता है? चेस्ट पेन, वॉमिटिंग, रेचिंग एंड सबक्यूटेनियस एम्फीसीमा। तो देखने कब मिलता है मैकलस्ट्राइड? कब देखने मिलता है? बोरहाफ सिंड्रोम में।
फिर लिगामेंट ऑफ ट्रेड्स। लिगामेंट ऑफ ट्रेड्स कहाँ पे होता है? जो अपना ड्यूडेनम होता है स्टमक के नीचे, स्टमक ना, ये हो गया अपना ड्यूडेनम। सो ये जो ड्यूडेनम है यहाँ पे एक लिगामेंट अटैच होता है, इसको बोलते हैं लिगामेंट ऑफ ट्रेड्स। यदि इसके ऊपर कहीं भी ब्लीडिंग हो रही है तो इसको हम लोग बोलेंगे अपर एब्डोमिनल ब्लीडिंग। यदि इस लिगामेंट के नीचे से यदि कहीं भी ब्लीडिंग होगी, जिजोनम इलियम है ना, जिजोनम इलियम सिकम असेंडिंग कोलन ट्रांसवर्स डिसेंडिंग सिग्मोइड कोलन रेक्टम एनस, कहीं भी ब्लीडिंग होगी उसको हम लोग बोलेंगे लोअर एब्डोमिनल ब्लीडिंग। लोअर एब्डोमिनल ब्लीडिंग हमेशा क्या होगी? फ्रेश ब्लड दिखेगा, रेड ब्लड दिखेगा, लेकिन अपर एब्डोमिनल ब्लीडिंग जो होती है हमेशा उसके ब्लड फ्रेश नहीं होंगे, उसके ब्लड थोड़े ब्राउनिश से दिखेंगे। तो ये हो गया लिगामेंट ऑफ ट्रेड्स, समझ गया? अटैचमेंट ऑन द ड्यूडेनम। ओसोफेगल वराइसिस। ओसोफेजियल वराइसिस क्या होता है? इसमें नॉर्मल ओसोफेगस के जो वेंस होते हैं उसके अंदर जो वेंस में जो प्रेशर होता है वो होता है नॉर्मली कितना? 10 से ज़्यादा हो जाए तो वेरिसिस होने के फॉर्मेशन होता है। 12 से ज़्यादा प्रेशर यदि बढ़ जाए तो फिर वेरिसल ब्लीडिंग होने के, रप्चर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इसोफेगल वराइसिस, तो ये क्या है? आइवियोप्रोप्टेड स्टोमेटोस्टेटिन एनालॉग है, इजी। सो इसी के साथ अपना ख़त्म।